हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर चुके हैं और इस चैप्टर में मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में इसमें हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। और उस लेक्चर में नॉर्मली हम लोगों ने समझा था व्हाट इज़ क्रॉप। उसके बाद हम लोग ने देखा था क्रॉप सीजन, और क्रॉप सीजन में हम लोगों ने बेसिकली जो पढ़ा वो हमारा था रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा एडिंग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फिर हमने एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हम लोगों का टॉपिक था डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर को आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर चुके होंगे। और अगेन मैं सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा है नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे इसके मीनिंग को समझ लेते हैं कि आप होगा क्या। रिप्लेनिशिंग मीन्स होता है भराई, मीन्स फुलफिल ऑफ फर्टिलिटी। मतलब जो सोइल होता है तो सोइल को क्या चाहिए, नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए, जिससे सोइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो इसके लिए उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ये समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वो मेथड्स किए जाते हैं जिससे हमारा इरिगेशन के लिए सोयल को क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो वो पूरी तरह से क्या हो, फर्टाइल हो। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है लिविंग द फील्ड फॉलो। अब आइए इसको देखते हैं, लिविंग द फील्ड फॉलो। अब फॉलो मीन्स मतलब ये होता है कि हम जब अपने खेतों को क्या कर देते हैं, अनकल्टिवेटेड कर दे, मीन्स होता है कि उसकी जुताई ना करे, नॉर्मली उसको बोला जाता है परती भूमि। ओके, तो यदि हम वैसे छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, एक दो सालों के लिए, तो उससे होगा क्या कि जो हमारी वो सोयल है जो अपनी फर्टिलिटी को क्या कर चुकी है, लॉस्ट कर चुकी है, तो फिर से वो रीजनरेट कर पाएगी। लेकिन ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ फील्ड की क्या है, कम है, जिस वजह से ऐसा करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट है। आइए देखते हैं इसको। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉलो फॉर वन और मोर सीजन। एक या दो सीजन के लिए आप उसे क्या कर दे, अनकल्टिवेटेड छोड़ दीजिए। फॉलो लैंड विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट, जो उसने क्या किया था, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर दिया था, लॉस्ट। मतलब हर सीजन हम अपने उस खेत में डिफरेंट टाइप्स के फूड ग्रेन्स क्या करते रहें, इरिगेट करते रहें, सिंचाई करते रहें, तो उससे जो हमारी फील्ड होती है वो अपनी फर्टिलिटी को क्या करती है, खो देती है। क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम तो फर्टिलाइज़र से यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र्स का जो निगेटिव इफ़ेक्ट वो क्या है कि वो सोइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो यदि हम एक या दो सीज़न उसको हम ऐसे ही अनकल्टिवेटेड फॉर्म में छोड़ देंगे तो फिर से वो रीजनरेट कर पाएगा अपनी उस खोई हुई न्यूट्रिएंट्स को। ओके, हाउएवर ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, लेकिन जो हमारी फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। दिस मेथड इज़ नो लॉन्गर फॉलोड, इसलिए इस मेथड को हम बहुत लंबे समय तक लेके नहीं चल सकते क्योंकि हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा कर पाना हमारे लिए क्या है, बहुत लंबे समय तक मुश्किल है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्रॉप रोटेशन।
अब इस क्रॉप रोटेशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा क्रॉप रोटेशन है ये सोयल के फर्टिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है, सोयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, अब इसमें देखते हैं कि जो सोयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है तो इस प्रैक्टिसेज में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, जिसमें कुछ लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं। अब ये लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो लेगुमिनस प्लांट जैसे मान लीजिए कि आपकी पल्सेज हो गई, पीच हो गई, बीन्स हो गया, ग्राउंड नट, ग्राम, ये सारे जितने हैं ये क्या है, लेगुमिनस प्लांट है। अब ये जो लेगुमिनस प्लांट है ये करते क्या है, तो जो लेगुमिनस प्लांट होता है ये क्या करता है, अपने पास ये इसके पास एबिलिटी होती है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इम्प्रूव नाइट्रोजन कंपाउंड। इसके अंदर वो एबिलिटी है जो ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक को फिक्स करके ये नाइट्रोजन कंपाउंड क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और हमारी सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड का होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज दिज नाइट्रोजन कंपाउंड्स गो इनटू द सोइल एंड इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा क्रॉप रोटेशन है ये कैसे किया जाता है, क्यों होता है। ओके, तो देखते हैं। तो इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्रॉप्स क्या करते हो, ग्रो तो करते हो लेकिन वो अल्टरनेटली होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही अल्टरनेट करके हमें अपने उस फील्ड में क्या करने चाहिए, क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए। ओके, ऑन द सेम लैंड, उसी सेम लैंड में। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि सीजन बाई सीजन हमारे क्रॉप क्या होते हैं, अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हमें हर सीजन में क्या करनी चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि सोइल की फर्टिलिटी क्या होती रहेगी, इम्प्रूव होगी। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेगुमिनस एज फोडर ऑन वन सीजन एंड वीट इन नेक्स्ट सीजन। जो हमारे पहले के किसान थे, फार्मर भाई जो थे नॉर्दर्न इंडिया के, वो लोग क्या करते थे, लेगुमिनस प्लांट को वन सीजन टू नेक्स्ट सीजन में वो क्या कर लिया करते थे, चेंज कर लिया करते थे। ओके, दिस प्रैक्टिसेज वाज हेल्पफुल इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सोयल विथ नाइट्रोजन। तो इससे होता क्या था कि उस सोयल में क्या रिप्लेसमेंट, किसकी रिप्लेसमेंट हो जा रही थी, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा उसमें क्या हो जा रही थी, इंक्लूड हो जा रही थी। फार्मर्स शुड बी इनकरेजेज, और इससे जो फार्मर्स थे वो इनक्रेज हो जा रहे थे टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेज। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मेथड है, ये फार्मर्स के लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। अब देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो हमारा क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग है क्या। तो समटाइम टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर। कभी ये ऐसा होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को क्या करते हैं, एक साथ ही अपने उस फील्ड में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि जब वीट की इरिगेशन की जाती है तो उस समय आप देखते हो कि मस्टर्ड भी उसी में लोग डाल दिया करते हैं। ओके, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। इस प्रैक्टिस को क्या बोला गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, तो द क्रॉप्स आर chosen in such a way that the product and waste material from one crop help in growth of other। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि जो दो क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग जब किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि फर्स्ट क्रॉप की जो वेस्टेज है वो वेस्टेज सेकेंड क्रॉप के लिए क्या हो, एडवांटेज हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग रख के क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। ओके, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स क्रॉप्स आर ऑफन ग्रोन टुगेदर फॉर दिस रीजन। और इस वजह से आपकी जो कॉटन एंड ग्राउंड नट की जो इरिगेशन की जाती है, ग्रोइंग की जाती है, ये एक साथ करना, यही सब रीज़न है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉटन की वेस्टेज होगा वो ग्राउंड नट की क्रॉप के लिए क्या होगा, एडवांटेज होगा। और जो ग्राउंड नट का वेस्टेज है वो कॉटन के लिए क्या होगा, एडवांटेज बनेगा। ओके, तो इस तरह से इस रीजन से हम लोग इन दोनों क्रॉप्स की ग्रोइंग क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं ये
कि इसे हम लोग इसका जो सेकंड पॉइंट है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखते हैं हाउ एवर दिस मेथड एलोन आर नॉट इनफ मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। बाकी यही ऐसा कुछ नहीं है कि इससे क्या होता है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो, एंड फार्मर्स हैव टू ऐड। और इसके साथ जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया हुआ है, 2 क्रॉप्स अपने सेम फील्ड में ग्रो किया हुआ है। अब हो क्या रहा है कि जो कॉटन की वेस्टेज होगा वो ग्राउंड नट के लिए क्या होगा, एडवांटेज होगा, और जो ग्राउंड नट की वेस्टेज होगा वो कॉटन के लिए क्या होगा, एडवांटेज होगा। तो सिर्फ इतने से ही फार्मर्स अपने उस खेती को वैसे ही क्या कर देते हैं, लिव नहीं कर, छोड़ नहीं देते कि दोनों हमने फसल लगा लिया और दोनों की जो वेस्टेज एक दूसरे के लिए क्या है, एडवांटेज है। अब उसमें ये फार्मर्स करते क्या हैं, उसमें कुछ अलग से क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जिससे उसकी सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करे। ओके, तो आइए देखते हैं ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब टाइम टू टाइम फार्मर उसमें क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र यूज किया करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ इरिगेशन। ओके, तो यदि इरिगेशन को डिफ़ाइन करना होगा तो आप ये बातें बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, अब ये बातें ये हुई कि जो आपकी इरिगेशन है इसमें किसकी सप्लाई की जा रही है क्रॉप को लिए, तो आप देख रहे हैं कि प्लांट्स को किसकी नीड है। ओके, प्लांट्स की किसकी नीड है, वाटर की। अब इस वाटर की आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ओके, तो इससे होता क्या है कि आपकी जो प्लांट्स है उसकी क्या होती है, प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है और डेवलप हो जाते हैं। यदि आप अपने खेतों में क्या किए हो, जो भी क्रॉप्स ग्रो किए हो, और यदि उसको आप टाइम टू टाइम क्या करते हो, वाटर सप्लाई नहीं करते हो। अब जब वाटर सप्लाई नहीं करोगे तो फिर इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मीन्स आपकी वो क्रॉप क्या होगी, अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलप कर ही नहीं पाएगी। ओके, तो इसके लिए जो आपने क्रॉप ग्रो किया है तो उसकी जो सीड्स होगी उसको वाटर की बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब तक आप उसमें वाटर सप्लाई नहीं करोगे उसकी सीड्स क्या होगी, जर्मिनेट नहीं हो पाएगी, और जब तक जर्मिनेट नहीं होगा फिर वो आपका ये कार्य जो करना होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो सीड्स होता है, सीड्स को किसकी नीड होती है, वाटर की, और वाटर की जो नीड होती है वो किस लिए होती है, फॉर जर्मिनेशन। ओके, तो प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल एंड फॉर मेकिंग बाई फोटोसिंथेसिस। और जब वो जर्मिनेट होने लगेगा, जब से जर्मिनेट होगा तो फिर उसको क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कंप्लीट करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जो कहाँ से ले लेगा, फ्रॉम एयर। ओके, सेकंड चीज़ जो हमारा है वो हमारा वाटर है। अब वो जब आप उस सीड को वाटर सप्लाई कर ही नहीं रहे हो तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। और जैसे ही आपने इरिगेशन किया, मीन्स इसमें आपने वाटर सप्लाई किया, तो उसको सोइल से क्या होगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और उसके बाद सनलाइट जैसे ही मिलेगा तो जिसकी सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपनी प्रोसेस मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करके कंप्लीट करके वो अपने लिए अपना भोजन बना लेगा, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका होता चला जाएगा। ओके, water helps the plant to translocate food from one part to other part of the body। आप समझ ही रहे हैं। it also protect the crop from forest and extremely hot air current। अब वाटर सप्लाई नहीं होगा क्योंकि सोयल में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में बहुत अगर समर सीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिस वजह से सोयल क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा उसकी ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, जिस वजह से वो उसी में सीड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो इससे बचाने के लिए आपको वाटर सप्लाई करना क्या होता है, बेहद कंपलसरी होता है। तो दस वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ प्लांट राइट फ्रॉम द जर्मिनेट स्टेज ऑफ
मैच्योरिटी स्टेज। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इरिगेशन आप करते हो, इरिगेशन क्यों करते हो, क्यों ये ज़रूरी है। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि जो इरिगेशन है ये करता क्या, कि इरिगेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सोयल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रो। इरिगेशन जब करोगे तो आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि सोयल में मॉइस्चर क्या होगा, मेंटेन होगा, और वो किस लिए, तो क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ओके, कुछ और भी बातें कर लेते हैं। इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। इरिगेशन करोगे इसलिए, इसका रीज़न है कि जब मॉइस्चर होगा तो उससे क्या होगा, सीड्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और इससे आपकी सोइल जो होगी सॉफ्ट बनी रहेगी। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल। ओके, अब ये बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसके सोर्सेज हो। तो आप ये भी बातें समझ रहे होंगे कि इरिगेशन की जो सोर्सेज, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गया, डैम हो गया। यहाँ तक कि आप ये भी बात समझ रहे होंगे कि गांव में आप देखते हैं कि ट्यूबवेल वगैरह होता है। तो ये सारे जो हैं ये किसके सोर्स हैं, इरिगेशन की। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इरिगेशन है, इरिगेशन का जो मेन सोर्सेज द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल्स, डैम्स एंड कैनाल्स। कैनाल्स भी हैं, ये भी हमारे ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। ओके, तो वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज डिलीवर्ड बाय इरिगेशन कैनाल्स आर पम्प्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स। कभी कभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट, ये क्या होती है, ट्यूबवेल्स होती हैं, किसके लिए, फॉर इरिगेशन के लिए। उसके बाद कुछ हमारा क्या होता है, अपना प्राइवेट डीजल पंप हम लोग अपना रख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने खेतों को क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे इरिगेशन के मेथड्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हो सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसमें आप देख रहे हो कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो फिगर में। ओके, तो ये 4 तरह के 4 टाइप्स के क्या हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। जिसमें पहला जो फिगर आप देख रहे हो मोट, सेकेंड इज जिसको पुली सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें पुली लगी होती है और इससे हम वाटर को क्या करते हैं, अपने वेल से निकालते हैं, और वही वाटर फिर सप्लाई कहाँ होता है, हमारे खेतों में। ओके, सेकेंड जो है हमारा चेन पंप है। अब ये चेन के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर को क्या किया जाता है, निकाला जाएगा, और उसको फिर हम लोग अपने खेतों में। उसके बाद जो थर्ड हमारा है वो है ढीकली, और फोर्थ जो हमारा है क्या है, राहत, जिसको क्या बोला जाता है, नॉर्मली लिवर सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें हो। इन आवर कंट्री ट्रेडिशनल सिस्टम of irrigation like the pulley system, chain pump, lever system, ढीकली have been in use for centuries to lift water from water reservoirs। water reservoirs क्या बोला जाता है, what is reservoir अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। द प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड, मतलब जहाँ पे पानी क्या हो, इकट्ठा हो, उस प्लेस को क्या किया जाता है, जहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं उसको बोला जाता है रिजर्वायर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सोर्स ऑफ जो भी आपने देखा इरिगेशन के लिए। ओके, एंड सप्लाई इट टू द फील्ड फॉर इरिगेशन। दिस मेथड आर चीपर बट लेस्ट इफिशियंट। ये जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा सस्ता लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, इफिशियंट है। ओके, तो आइए अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड देख लिया कि पहले सिंचाई क्या की जाती, कैसे की जाती थी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में इरिगेशन की जो हमारे पास मेथड हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कैसे होते हैं। ओके,
तो आइए वन बाई वन करके हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला जो इसमें है देख लेते हैं। ओके, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसमें भी हमारे कितने मेथड हैं? तो देयर आर 4 मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फॉरो इरिगेशन। अब इसमें होता क्या है आइए देखते हैं। अब ये जो हमारा फॉरो इरिगेशन है मीन्स इसमें होगा क्या कि हम दो क्रॉप्स के बिटवीन क्या कर देते हैं? चैनल्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों ने पोटैटो की खेती देखी होगी, जिसमें क्या होता है कि उसको जो उसकी क्रॉप होती है उसको कवर कर दिया जाता है और उन दोनों के बीच में क्या होता है? थोड़ा सा गैप होता है। वैसे चैनल्स बना के इसमें क्या किया जाता है? वाटर सप्लाई किया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं। इन दिस मेथड इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू चैनल्स। ओके, और फॉरो मेड बिटवीन टू रो ऑफ क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है। सेकंड क्या है? बेसिन इरिगेशन। अब इस बेसिन इरिगेशन में क्या किया जाता है? इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन द फील्ड इज जस्ट फिल्ड विथ वाटर इन द केस ऑफ पैडी। पैडी समझ ही रहे हो, धान खेती में। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम में जो इरिगेशन की जाती है, इस मेथड के थ्रू जो इरिगेशन किया जाता है वो कैसे होता है। तो इसमें होता क्या है कि द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मोर यूजफुल फॉर द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे सफिशिएंट वाटर क्या कर पाता है? नहीं हो पाता है, वहाँ पे ऐसे सिस्टम को हम क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड वेयर द सोयल कैनॉट रिटेन वाटर। मतलब सोयल जो है वाटर को रिटेन नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अनइवन लैंड ऐसा है जो क्या कर रहा है, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर क्या है? अवेलेबल है, हो ही नहीं पाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। तो हियर द वाटर इज स्प्रिंकल्ड बाय स्प्रिंकलर्स। तो वहाँ पे स्प्रिंकलर्स के थ्रू क्या किए जाते हैं? वाटर क्या किए जाते हैं? सप्लाई किए जाते हैं, स्प्रिंकल किए जाते हैं, छिड़काव किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक जो हमारी वो फील्ड होती है उसमें एक मेन पाइपलाइन क्या कर दिया जाता है? बिछा दिया जाता है फील्ड में, और उसमें जो परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं वो रोटेट होती है, उसकी नोजल से क्या होता है? ये वाटर स्प्रिंकल करता है, और ये जो वाटर होता है उस पूरे खेत में क्या करता रहता है? जाता रहता है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब ये इस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बच रहा है हमारा क्या? ड्रिप इरिगेशन। तो अब आइए अब हम लोग इसी चीज़ को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ड्रिप इरिगेशन। ओके, आप इसे कैसे समझ पाएंगे? ओके, तो आइए समझते हैं। तो जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है, तो ऐसा माना जाता है कि ड्रिप सिस्टम मीन्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग। वाटरिंग मीन्स इरिगेशन। ओके, फ्रूट्स प्लांट, ट्रीज एंड गार्डन्स। ओके, अब ये जो इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारा ड्रिप सिस्टम, ये सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है। ओके, और ड्रिप इरिगेशन के बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिकल इरिगेशन भी बोला जाता है, और माइक्रो इरिगेशन, इसको माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इस चीज़ को आप समझेंगे। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द रूट जोन। ओके, तो आइए देख लें। तो ये जो बातें बोली जा रही है ये कैसे होती है? तो वहाँ पे ऐसा होता है कि देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स। ओके, ट्यूब के फॉर्म में जो नैरो पाइप्स होती हैं विथ स्मॉल होल्स इन द फील्ड, और उसमें छोटे छोटे क्या कर दिए जाते हैं? होल कर दिए जाते हैं। तो व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द नैरो पाइप्स इट फॉल्स ड्रॉप एट द पोजिशन ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स, और दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सोइल इन द रूट जोन। और इस तरह से ये रूट जोन में ये वाटर क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस दौरान होता क्या है कि द सिस्टम मीन्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी जो ड्रिप इरिगेशन है इसका एक एडवांटेज भी ये मान सकते हो आप। ओके, तो ये यूज ऑफ वाटर
एंड फर्टिलाइज़र की जो यूजिंग होती है इसकी ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। ओके, क्योंकि अब इस समय क्या होता है, कम इसका किया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज यूज्ड बाय फार्म्स, कमर्शियल ग्रीन हाउसेज एंड रेसिडेंशियल गार्डन्स। इन सब में क्या किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। इसमें थोड़ी सी ये भी बातें हम लोग समझ लें कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन का जो पहला एडवांटेज होता है वो क्या है, ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ओके, वहाँ पे वाटर क्या होता है, वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि देयर इज नो रन ऑफ मीन्स वेस्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर। ओके, अब नेक्स्ट इसकी जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो इसका नेक्स्ट एडवांटेज हो सकता है, तो मैंने आपको अभी बताया था, देख लीजिए फिर से कि इसमें होगा क्या कि जो ये हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसमें जो यूज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइज़र इसको ये क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोगों को पढ़ना है डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन। जब बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली ऐसा अनटाइमली क्या कर दिया जाए, एक्सेसिव इरिगेशन कर दिया जाए, तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो अभी आप लोगों ने ड्रिप सिस्टम की एडवांटेज देखा, तो कुछ चीज़ें मैं ऐसा है कि मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, तो उस समय आपको लगता है कि ये सारी बातें आपको कॉपी करना चाहिए। ओके, तो आप उन सारी बातों को कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि ड्रिप इरिगेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। वो जो 2 पॉइंट्स बोले उसको आप अपनी कॉपी में हेडिंग बना के एडवांटेज ऑफ ड्रिप सिस्टम, उसमें ये 2 पॉइंट्स आप अब क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे। ओके, नोट कर लोगे। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव अनटाइमली इरिगेशन क्या हो सकता है। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि ऑल क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर वाटर एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। ओके, प्लांट्स रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। अब मान लीजिए कि जो भी आप क्रॉप क्या किए हो, ग्रो किए हो, अब उसको आप अनटाइमली मतलब जब उसको रिक्वायरमेंट है तब आप उसे वाटर सप्लाई कर रहे हो, मीन्स इरिगेशन कर रहे हो, और जब उसको रिक्वायरमेंट नहीं है उस समय आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मीन्स जब आपको भूख लगी है, फॉर एग्जांपल के लिए जब आपको खाने की ज़रूरत है, जब आपको भूख लगी तब आपको खाना ना दिया जाए, और जब आपको भूख नहीं है तब खाना दिया जाए, तो इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा आपके ऊपर निगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। सेम वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। ओके, इन द सोयल इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, उससे जर्मिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब सीड क्या होता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता। ऑफ द सीड्स एसिड डू नॉट सफिशिएंट एयर टू रिस्पायर। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, जब आप उसमें पूरी तरह से वाटर सप्लाई कर दोगे जितना उसको रिक्वायरमेंट है, तो उससे क्या होगा, वो जो सीड्स होगा उसमें एयर पास ही नहीं होगा, वो रिस्पिरेशन कर ही नहीं पाएगा प्रोसेस को, जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, वहीं पे सड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, रूट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ़ देयर वाटरिंग लॉगिंग इज इन द फील्ड। बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ तो ये भी समझ रहे होंगे। इफ़ द क्रॉप इज इरीगेटेड व्हेन फुली मैच्योर इट गेट्स डैमेज, द एक्सेस ऑफ वाटर इन द फील्ड देन हैज ड्रेनेड ऑफ इमीडिएटली। इन सारी बातों को आप नॉर्मली समझ रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज वीडिंग। वीडिंग है क्या। ओके, तो आइए समझते हैं। तो आप लोगों ने जैसा पीछे आपने समझा, ओके, तो अब हम लोग देखते हैं वीडिंग मीन्स होगा क्या। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग ये समझ लेते हैं वीडिंग से पहले
व्हाट इज वीड्स। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आप देख रहे हो कि द अनवांटेड प्लांट्स मीन्स द अनवांटेड प्लांट्स, इसको बोला जाता है विल्ड प्लांट्स भी बोला जाता है। ओके, द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। उसको क्या बोलोगे आप? वीड्स बोलोगे। ओके, अब इसमें बातें ये समझाई जा रही है कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। ओके, अब इसमें आप जो मैंने ओरली बोला वो तो आप नोट कर ही लोगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेना। ओके, उसके बाद ये हम पढ़ लेते हैं, बाकी आपको पूरे नोट नहीं करने होंगे। ओके, तो दे आर अनडिजायरेबल डिजायरेबल बिकॉज दे कंप्लीट विथ द मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पेस एयर लाइट एंड वाटर। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद ये छोड़िए। ओके, अब बात आती है कि वीडिंग, व्हाट इज वीडिंग। तो आपको ये बातें बोलना होगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड, जो आपके खेतों में क्या होते हैं, ये वीड्स आ जाते हैं, इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोला जाता है? वीडिंग। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब ये वीडिंग को आप अपने फील्ड से क्यों रिमूव करना चाहते हो? क्योंकि जो ये वीड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो क्रॉप्स होते हैं बहुत सारे क्या करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वीडिंग क्या हो सकता है। वीड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीड्स। ओके, टाइप्स ऑफ वीडिंग से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द सुटेबल टाइम फॉर वीडिंग, कि वीडिंग के लिए जो सुटेबल टाइम है क्या हो सकता है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सारी बातें क्या कर रहे होंगे, समझ गए होंगे। अब आते हैं, तो आइए अब देखते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि टाइम फॉर वीडिंग आप तो समझ ही रहे हैं कि बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। बट ये जो वीडिंग की प्रोसेस की जाती है, वीडिंग की जो प्रोसेस की जाती है, इसको कुछ इम्प्लीमेंट्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने हाथ का यूज कर लेते हैं अपने हाथों से, या सेकंड जो हमारा इम्प्लीमेंट्स होता है इससे, जिसको ट्रॉवल मीन्स नॉर्मली हिंदी में खुरपा बोला जाता है, उससे हम क्या करते हैं अपने खेतों से उस वीड्स को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे क्या किए जाते हैं, केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं इनको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। और क्यों इनको अलग किया जाता है, तो ये बातें समझ ही रहे हैं कि ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए और जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, इसलिए इनको बाहर करना। और दूसरी बात कि ये अगर हमारे उस लैंड में है जिसकी हमने, जिस क्रॉप की हम लोगों ने ग्रो किया है, अब उसके लिए जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र से यूज़ करेंगे, तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और हमारा जो क्रॉप होगा वो अच्छे से क्या होगा, वेल मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो ये सब सारी रीजन होती हैं। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ ये नॉर्मल वीड्स हैं क्या, जिनको हम लोग अपने खेतों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वीड्स फाउंड इन क्रॉप फील्ड, पहला जो हमारा है विल्ड ओट्स, जिसको आप नॉर्मली क्या बोल देते हो, जौ भी हिंदी में। उसके बाद ग्रास हो गया, क्या हो गया, ग्रास, घास जो होते हैं, ये अमरनाथस चौलाई होता है, चेनोपोडियम इस एक, ये हमने देखा कि लोग इसको क्या करते हैं, अब एज अ फूड ये क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके क्या बनाया जाता है, जैसे पालक आप साग बनाते हो वैसे ही इसका भी यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए फ़ायदेमंद भी होता है और इसका नुकसान भी होता है। ओके, तो अब आइए अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं वीडिंग के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ वीडिंग में आप देख रहे हो कि मैनुअल वीडिंग, मैनुअल वीडिंग में जो आप अपने हाथों से क्या करते हो, यूज़ करते हो। ठीक है, तो वीडिंग इज़ डन बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स, अलग वो चीज़ें हो गया।
तो जब आप अपने हाथों से कर सकते हो तो इसमें होता क्या है कि वीड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्राफ्ट फील्ड जस्ट बाई पुलिंग देम विथ हैंड। आप इससे क्या करते हो, खींचते हो। व्हेन वी पुल्स द वीड दे गेट अपरूटेड फ्रॉम द फील्ड, और उससे वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है फॉर रिमूविंग वीड्स, तो उसमें हमारा क्या है, वीडीसाइड। वीडीसाइड को नॉर्मली हर्बिसाइड्स भी बोला जाता है। हर्बिसाइड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जिस फील्ड में आप इसे क्या करते हो, स्प्रिंकल करते हो, स्प्रे के फॉर्म में डालते हो, तो जो आपने क्रॉप क्या किया हुआ, ग्रो किया, तो उसको ये इफेक्टिव नहीं बनाता, मतलब उसके लिए हार्मफुल नहीं होते, इसलिए इसको बोला जाता है हर्बिसाइड। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कि द केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय किल वीड्स, किसको ये किल करेगा, वीड्स को, बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीडीसाइड और हर्बिसाइड दिया भी है। ओके, अब ये कुछ कॉमन वीडीसाइड्स हैं। ओके, तो सम कॉमन वीडीसाइड्स इन यूज आर डॉलपान, मेटाकलर, सिनियजाइन एंड बैचकलर। ओके, तो ये सारे जो हमारे कुछ क्या हैं, कॉमन वीडीसाइड्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में स्प्रे करते हैं। ओके, तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो वीडीसाइड्स होते हैं, ये जो लोग छिड़काव करते हैं उनके लिए क्या होता है, थोड़ा सा हार्मफुल होता है। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स शुड कवर देयर नोज माउथ विथ द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग। जब वो स्प्रेइंग करेंगे तो वो अपने बॉडी, इन सब बॉडी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पॉइजनस होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मेथड। अब इस बायोलॉजिकल मेथड में होता क्या है कि वीड्स कैन बी आल्सो कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल मेथड। ओके, फॉर एग्जांपल कोनियल इंसेक्ट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स कॉल्ड ओपनटिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ओके, अब आइए ये देखते हैं कि अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पेस्टिसाइड्स। अब ये पेस्टिसाइड होता क्या है। ओके, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। अब हम लोग इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि आपने देखा पेस्टिसाइड। ओके, एक सेकेंड, आपने देखा क्या, पेस्टिसाइड। अब इस चीज़ को समझते हैं, जैसे मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप देख रहे हो साइड, साइड की मीनिंग क्या होती है, तो साइड की मीनिंग होती है मर्डर। क्या होती है, मर्डर। साइड मीन्स क्या होता है, मर्डर, ये इसकी रूट मीनिंग होगी। ओके, अब ये बात है कि इसमें लगा हुआ इंसेक्टिसाइड, और पिछले जो मैंने बताया आपको पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड मतलब किसकी मर्डर आप करने जा रहे हो, पेस्ट की। ओके, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, पेस्टिसाइड। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस विच किल पेस्ट, ओके, विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। उनको आप क्या बोलते हो, पेस्टिसाइड्स बोलते हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड में देख रहे हो कि इसमें किसकी आप साइड करने वाले हो, किसकी मर्डर करने वाले हो, तो इंसेक्ट की। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल्स डीडीटी, बीएचसी, मैलाथिसियन। तो बोला जाए कि व्हाट इज इंसेक्टिसाइड, द केमिकल सब्सटेंस विच किल इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। ओके, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो आपके इंसेक्टिसाइड्स है, ये किसकी किसकी इंसेक्ट करता है, डीडीटी, बीएचसी एंड मैलेथिसियन। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि डीडीटी एंड बीएचसी होता क्या है। तो आइए समझते हैं डीडीटी एंड बीएचसी के बारे में। तो पहले हम लोग डीडीटी के बारे में समझ लेते हैं कि ये डीडीटी है क्या। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहले तो ये समझना होगा कि जो आपका डीडीटी है, डीडीटी का क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। डीडीटी मीन्स कैसे आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो डीडीटी का फार्मूला देखिए, इसका फुल फॉर्म देखिए। डीडीटी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका
डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को नोट करेंगे, एथेन। ओके, तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि डीडीटी का जो केमिकल फार्मूला है, इसका केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है। ये तो आपने फुल फॉर्म देखा, केमिकल नेम देखा। अब हम देखते हैं कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या हो सकता है। तो केमिकल फार्मूला जो होता है डीडीटी का, C14H9 एंड Cl5, ये आपका डीडीटी का क्या है? केमिकल फार्मूला है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि जो डीडीटी है, डीडीटी जब ये एनिमल्स पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो इससे क्या होता है? कैंसर होता है। ओके, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। अब थोड़ी सी चीज़ें और भी समझ लेते हैं कि जो हमारा डीडीटी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि जो हमारा डीडीटी है, इट इज़ अ टेस्टलेस। यह कैसा है? टेस्टलेस। इट इज़ अ टेस्टलेस, कलरलेस, इट इज़ अ टेस्टलेस कलरलेस। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है, इट इज़ क्रिस्टलाइन एंड ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा बचा वो हमारा क्या है? बीएचसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले बीएचसी के बारे में आपको समझना होगा कि जो बीएचसी आपका है, बीएचसी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीएचसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीएचसी का फुल फॉर्म आपका है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ रहे होंगे। यदि हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी साउंड को सुन के इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट जो बात आती है कि जो हमारा बीएससी है, बीएससी का केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है। तो बीएससी का जो केमिकल फार्मूला है वो हमारा है C6H6Cl6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 एंड क्लोरीन 6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, अब हम लोग देखते हैं और भी थोड़ी सी ज़रूरी बातें बीएससी के बारे में मैं बता दूं कि जो बीएससी है, बीएससी को बीएससी जो ये हमारा इंसेक्टिसाइड है, इसको यूएस एंड कनाडा, ये दोनों ने क्या किया हुआ है? बैन किया हुआ था। और वो कब किया था? किस सन में, किस टाइम? तो 1978 में इसको क्या किया गया है? बैन कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? डेंजरस इंसेक्टिसाइड है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कितनी सारी बातें आप समझ चुके होंगे और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा कुछ बचे हुए पॉइंट्स बच रहे हैं। अब आइए हमारा फंगीसाइड। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ फंगीसाइड। तो नाम में ये लिखा हुआ कि फंगी, ठीक है। तो दिज आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ फंगीसाइड, तो दो सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल फंगीसाइड, ओके, फंगी। तो these are used to destroy fungi, for example सल्फर एंड लाइम सल्फर। ओके, ये दो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है किसके लिए? फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक और जो हमारे पास कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं रोडेंटिसाइड। तो रोडेंटिसाइड में बात भी समझ रहे हो, रोडेंट को क्या करने के लिए? किल करने के लिए। तो दीज आर यूज टू किल रोडेंट, फॉर एग्जांपल जिंक फॉस्फाइड एंड
वारफेरिन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक नोट, आपको नोट में ये बातें समझनी पड़ेगी कि अभी पीछे आपने पढ़ा क्या, इंसेक्टिसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा पेस्टिसाइड, उसके बाद हम लोगों ने देखा इंसेक्टिसाइड, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं फंगिसाइड, और लास्ट जो हमारा है रोडेंटिसाइड। तो आपको समझना है कि जो हमारा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड रोडेंटिसाइड, इन तीनों को यदि हम कॉमनली कलेक्ट करके एक ग्रुप में बोलना चाहें तो इनको ही क्या बोला जाता है, पेस्टिसाइड बोला जाता है। इन तीनों को, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड रोडेंटिसाइड, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट में लिख लेंगे। और मैं अपनी इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और फिर से अगेन मैं आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी सेट कीजिए, ताकि इससे आपको बेनिफिट्स क्या होंगे कि जब भी मैं आपको कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो एट वंस आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस चैनल के थ्रू आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो ये समझिए कि ये आपके लिए हमेशा के फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने जितने सारे दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को भी क्या कीजिए, आप बताइए। ओके, इससे उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों से बाय बाय कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।